बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज गांव में राधे नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। राधे का एक बेटा था जिसका नाम मानू था। राधे अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करता था। वह गांव के ही एक सेठ के पास मजदूरी किया करता था। सेठ बहुत ही कंजूस और लालची इंसान था। वह अपने यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों को बहुत परेशान किया करता था। सेठ की यह सब करतूतें राधे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वह करता भी क्या, उसे तो जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाना जो था। फिर एक दिन की बात है। राधे, ओ राधे, अरे कहाँ मर गया? जी 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 मालिक। मालिक के बच्चे, मैंने तुझे कल कहा था कि गांव के बाहर जो जमीन पड़ी है उसे जोतना है, उसका क्या रहा? जी 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 मालिक, वो मैंने शुरू कर दी है। शुरू कर दी है? देख देख देख, अब तू झूठ भी बोलने लगा है। मैंने अपने लड़कों को वहां भेजकर सब पता कर लिया है। तू कल वहां गया ही नहीं है और आज तू यहाँ खड़े होकर मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मालिक, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जा नहीं पाया। मैं आज शाम से शुरू कर दूंगा। क्या तबीयत? देखने में तो तू बिल्कुल सही लग रहा है। देख, आजकल तू मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है। अपनी इस झूठ बोलने की आदत को कम कर ले, वरना तुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जा जा, अब जल्दी से गोदाम बंद कर दे। जी 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 मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। राधे उदास होकर वहां से चला जाता है और रात को अपनी मजदूरी करके वापस घर आ जाता है। पिताजी, आप आ गए। हाँ बेटा। पिताजी, आप थक गए होगे। हाँ बेटा, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तेरी माँ के मरने के बाद जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है ऐसे ही सेठ का उधार देते देते मैं मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूँ ना, मैं जल्दी से पढ़ाई पूरी करके शहर में एक अच्छी नौकरी कर लूंगा, जिससे आपको कभी भी उस सेठ के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू फटाफट पढ़ाई खत्म कर ले। फिर अगली सुबह। अरे 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 बेटा, जल्दी जल्दी कर। क्या हुआ पिताजी? घर का काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब इतना समय निकल गया। अरे मुझे तो बहुत देर हो गई। आज तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल ही देगा। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप आराम से जाइए। रास्ते में जाते जाते राधे की साइकिल की चेन टूट जाती है। अरे नहीं, इसे भी अभी टूटना था। अरे मुझे तो पहले ही इतनी देर हो रही थी और ऊपर से यह भी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? चलो चलो, अब पहले इसे ही ठीक करा लेता हूँ। यह राधे भी दिन प्रतिदिन निकम्मा होता जा रहा है। अब देखो, इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। आने दो आज इसे, इसकी मैं खबर लूंगा। अरे आज तो इस राधे ने हद ही कर दी। आधा दिन निकल गया है और यह पता नहीं कहाँ घूम रहा है। मन तो कर रहा है आज मैं इसे नौकरी से निकाल ही दूं। सेठ जी राम राम। राधे, सुबह से कहाँ था तू? इतनी देर से आया है, कहाँ था बोल? सेठ जी, मेरी साइकिल। क्या साइकिल? सेठ जी, मेरी साइकिल खराब हो गई थी। झूठ पर झूठ बोलता रहता है। बहाने बनाने में तो तू नंबर 1 है। सही से बता मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। सेठ जी, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तू ऐसा कर, अब तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जा, निकल जा यहाँ से और फिर कभी भी यहाँ मत आना। तेरा हिसाब मैं कर दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? जा, जहाँ भी जा, मुझे क्या। अब तू मेरी नजर से चला जा।
ऐसा सुनकर राधे बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, हम अपने खेत में ही अनाज उगाकर काम कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अब आप सेठ के पास नौकरी करने मत जाना पिताजी। फिर अगले दिन से ही दोनों बाप बेटा अपने खेत में खेती करने लगते हैं। मानू जैसे ही फावड़ा मिट्टी में चलाता है, तभी अचानक से कुछ टकराने की आवाज आती है। अरे अरे अरे, यह क्या है आखिर? पिताजी देखना जरा। मैं जैसे ही फावड़ा चलाता हूँ, आवाज ऐसी आती है जैसे कि कुछ अंदर दबा हुआ हो। कुछ ना कुछ तो है नीचे। बेटा तू एक काम कर, इसे थोड़ा और खोद कर देख। फिर जैसे ही मानू मिट्टी हटाता है, उसमें से एक सुंदर घड़ा मिट्टी में से निकलता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर घड़ा है। हाँ पिताजी, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना घड़ा है। हाँ, कह तो तू सही रहा है। चल ऐसा करता हूँ, इसे यही पेड़ के नीचे रख देता हूँ और शाम को घर जाते समय इसको उठा लेंगे। अरे हाँ, मेरी माँ कहती थी कि कोई भी चीज ऐसे खाली नहीं रखनी चाहिए। तू एक काम कर, इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दे ताकि यह खाली ना रहे। मानू 1 रुपए का सिक्का उस घड़े में डाल देता है। जैसे ही वह सिक्का घड़े में जाता है, तभी तुरंत ही वह घड़ा सिक्कों से भर जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? अचानक से पूरा घड़ा सिक्कों से कैसे भर गया? अरे वाह वाह, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। अरे हाँ पिताजी, अरे वाह। फिर वे दोनों उस जादुई घड़े को लेकर अपने घर चल पड़ते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि राधे और मानू उस जादुई घड़े का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? आगे की कहानी आप भाग 2 में देखिए। एक पुराने गांव में, जहां बरगद के पेड़ सदियों से खड़े थे, किसान सूरजमल अपने बेटे करण के साथ रहता था। सूरजमल एक अनुभवी और मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी को सींचने और फसल उगाने में बिताई थी। करण शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था। उसके मन में आधुनिक खेती के नए विचार थे। उनके खेत के पास एक खंडहर था, जिसके बारे में गांव के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस खंडहर में एक रहस्य छिपा है, जो सदियों से किसी को नहीं मिला। सूरजमल इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन करण को हमेशा उस खंडहर में कुछ रहस्यमय लगता था। एक दिन सूरजमल खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे अरे, यह अचानक से ऐसी अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो अभी तक कभी भी ऐसे रहस्यमय आवाज नहीं सुनाई दी। आखिरकार यह आवाज आ कहाँ से रही है? आवाज खंडहर की दिशा से आ रही थी। अरे 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 नहीं, यह आवाज तो इस पुराने खंडहर से आ रही है। यह तो बहुत अजीब है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी पास जाकर देखता हूँ। कहीं कोई गांव वाला ही कोई इंसान इस खंडहर में तो नहीं फंस गया और कहीं वह मदद मांग रहा हो। चलो वहीं जाकर ही देखता हूँ। सूरजमल थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी वह आवाज की ओर बढ़ने लगा। खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर वह आवाज तो इसी दिशा से आ रही थी।
आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वैसे भी यह खंडर दिन में भी कितना डरावना दिख रहा है कि मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पर अब तो वह आवाज भी नहीं आ रही। शायद लगता है वह मेरा वहम होगा। चलो अब चलता हूँ। अरे अरे पिताजी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? और आप कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कमाल है, मैंने आज तक कभी भी अपने पिताजी को ऐसे परेशान बैठे नहीं देखा। आखिरकार पिताजी क्या सोच रहे हैं? पता तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, मुझे बताइए, आप किस सोच में इतना डूबे हुए थे और क्या हुआ है? अरे करण बेटा, आज सुबह जब मैं खेत में काम कर रहा था तब उसी वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वह आवाज खंडर की तरफ से आ रही थी। अजीब आवाज? कैसी आवाज पिताजी? मैं ठीक से बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। करण को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने गांव के बुजुर्गों से उस खंडहर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके रहस्य के बारे में ठीक से नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ पुराने राजा का खजाना छुपा है, तो कुछ कहते थे कि वहाँ किसी आत्मा का वास है। अगले कुछ दिनों तक सूरजमल को वह अजीब आवाज सुनाई देती रही। कभी दिन में, कभी रात में वह डरने लगा था और उसने खेत पर अकेले जाना भी कम कर दिया था। करण ने अपने पिता की परेशानी देखी और उसने फैसला किया। एक रात जब चांद पूरा गोल था, करण टॉर्च लेकर खंडहर की ओर गया। खंडहर पुराना और वीरान था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी मिट चुकी थी और हर तरफ झाड़ियां उगी हुई थी। करण धीरे धीरे अंदर घुसा। उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई और अजीब सी गंध आ रही थी। अरे नहीं, यहाँ का तो माहौल ही बहुत अजीब और डरावना है। क्या करूं? आगे जाऊं कि नहीं? तभी उसे वही दबी हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? आखिर यह आवाज आ कहाँ से रही है? कौन है इस खंडर में? पता तो लगाना ही पड़ेगा। आवाज खंडहर के बीच में बने एक पुराने कुएं से आ रही थी। करण सावधानी से कुएं के पास गया और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय सूखे पत्तों और मिट्टी के। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं के अंदर से एक हल्की सी चमक निकली। करण चौंक गया और पीछे हट गया। अरे नहीं, ये क्या है? चमक धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर कुएं के अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकला जो हल्के नीले रंग का था और चमक रहा था। पत्थर हवा में तैरता हुआ करण के पास आया और फिर उसके हाथ में आकर रुक गया। पत्थर को छूते ही करण को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। करण, करण, ओ करण, 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 करण बेटा। सूरजमल टॉर्च लेकर हांफता हुआ आया। उसने करण के हाथ में चमकता हुआ पत्थर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे यह तो वही पत्थर है। क्या पिताजी, आप इस पत्थर का रहस्य जानते हो? हाँ बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था। यह धरती का दिल कहलाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर जिस खेत में रखा जाएगा वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता और फसल हमेशा अच्छी ही होती है।
लेकिन यह पत्थर सिर्फ उसी को मिलता है जिसका इरादा शुद्ध हो और जो धरती का सम्मान करे। सूरजमल ने बताया कि उनके पूर्वज भी इस पत्थर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें यह पत्थर कभी नहीं मिला। यह पत्थर पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में ही जीवित रहा था। करण समझ गया कि उसके और उसके पिता के खेतों में हमेशा अच्छी फसल क्यों होती थी। शायद उनके पूर्वजों ने कभी इस पत्थर को पाया था और फिर उसे कहीं छुपा दिया था, और आज करण के शुद्ध इरादे की वजह से पत्थर खुद उसके पास आ गया था। करण और सूरजमल दोनों ने मिलकर उस पत्थर को अपने खेत के बीच में स्थापित किया। उस दिन के बाद से उनके खेत और भी हरे भरे हो गए और गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। खंडहर का रहस्य खुल गया था, और वह रहस्य किसी खजाने या आत्मा का नहीं, बल्कि धरती के एक अनमोल उपहार का था, जो सही समय पर सही इंसान को मिला। करण ने आधुनिक खेती के साथ साथ अपने पूर्वजों के ज्ञान और धरती के महत्व को भी समझा, और सूरजमल ने अपने बेटे की जिज्ञासा और शुद्ध मन का सम्मान किया। उस रहस्यमयी पत्थर ने बाप बेटे के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। भानुगढ़ नामक गांव में सूरजभान नाम का एक इंसान अपने बेटे के साथ गांव में रहा करता था। सूरजभान का बेटा कन्हैया बचपन से ही अपाहिज था, जिसकी वजह से वह पूरा दिन खाट पर ही लेटा रहता था। कन्हैया के बचपन से ही दोनों पैरों पर लकवा लग चुका था, जिससे कि कारण उससे बिल्कुल चला नहीं जाता था। कन्हैया की माँ कन्हैया को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद उसके पिताजी सूरजभान ने ही उसका बचपन से पालन पोषण किया। सूरजभान के उसी गांव में 2 खेत थे, जिसमें वह अनाज बोया करता था, और कुछ अनाज वह मंडी में जाकर बेचता तो कुछ अनाज से अपना घर चलाता। सूरजभान दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता चला जा रहा था। अब खेतों में जाकर काम करना उसके बस की ना था। फिर एक दिन की बात है। अरे अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ। अरे क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ आपको? अरे अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा जरा से हाथ में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं खेत में जा रहा हूँ, तू ध्यान रखियो अपना। खाना मैंने बना दिया है। अरे पिताजी, मेरे होते हुए आपको इतनी बड़ी उम्र में काम करना पड़ रहा है। काश मेरे पैरों में लकवा नहीं लगा होता तो आज मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होता और आपके साथ खेतों में खूब काम करता, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं इतना मजबूर हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे बेटा, तू निराश क्यों होता है? भगवान सब ठीक कर देंगे, तू देख लियो। एक दिन मेरा बेटा अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाएगा। पिताजी, आप आज काम पर मत जाइए, आज घर पर ही रहकर आराम कर लीजिए। नहीं बेटा नहीं, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? मुझे तो काम पर जाना ही पड़ेगा। तू मेरी चिंता मत कर, मेरे हाथ का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम करूंगा तो हाथ का दर्द भी ठीक हो जाएगा, पर अब तू मुझे जाने दे। अच्छा पिताजी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। फिर सूरजभान अपने घर से खेतों की तरफ निकल पड़ता है और अपने खेतों में जाकर काम पर लग जाता है। 2 घंटे काम करने के बाद सूरज बिल्कुल सर पर होता है और सूरजभान भी वहीं थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आप मुझ बूढ़े इंसान की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो प्रभु? मैं क्या करूं अब तो मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा प्रभु, और ऊपर से इतनी धूप। मेरा बूढ़ा शरीर यह धूप कैसे सह पाएगा प्रभु? भगवान, मुझ पर दया करो। मैं कैसे अपने बेटे का पालन पोषण कर पाऊंगा प्रभु?
हे भगवान दया करो। फिर थोड़ी देर बाद ही सूरजलाल की नजर अचानक से एक चमकने वाली चीज पर पड़ती है। खेत की मिट्टी में कुछ ना कुछ चमक रहा होता है। यह देखकर सूरज हैरान हो जाता है और फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, भला भला यह खेत के बीचों बीच इतना क्या चमक रहा है? ऐसा क्या है वहाँ? सूरजभान पास जाकर देखता है तो वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सोने का कड़ा मिट्टी में दबा हुआ होता है। अरे वाह, इतना सुंदर कड़ा, क्या बात है! वाह, इतना सुंदर, लगता है यह सोने का कड़ा है। अरे वाह सूरज, आज तो तेरी लॉटरी ही लग गई भाई। अब तो तू इस कड़े को बेचकर फटाफट अमीर हो जाएगा। अरे वाह, ऐसा करता हूँ, इसे पहन लेता हूँ ताकि यह कहीं खो ना जाए। फिर सूरजलाल फटाफट सोने के कड़े को पहन लेता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे ही पहनकर फटाफट खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर घर जाकर कन्हैया को यह कड़ा दिखाऊंगा। फिर सूरज फटाफट खेत के कामों में लग जाता है। थोड़ी देर बाद अरे इतनी भयंकर धूप हो रही है। काश इस धूप की जगह बारिश का सुहाना मौसम हो जाए तो मैं फटाफट यह सारा काम खत्म कर लेता। पर अब मैं क्या करूं? सूरजभान के ऐसा कहते ही तुरंत ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही सुहाना मौसम हो जाता है। अरे वाह, यह अचानक से इतना अच्छा मौसम कैसे हो गया भाई? अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर सूरजभान सारा काम खत्म करके अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी सूरज से चला नहीं जाता। आज इतना काम किया कि मेरे पैरों में दर्द ही हो गया। अरे नहीं, काश कोई रास्ते में बैलगाड़ी मिल जाती तो मैं उसमें बैठकर गांव चला जाता। पर यहाँ है कि आज तो पूरे रास्ते कोई नहीं मिल रहा। तभी थोड़ी देर में ही सूरज का दोस्त पीछे पीछे ही बैलगाड़ी लेकर आ रहा होता है। अरे सूरज भाई, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ भाई बैलगाड़ी में, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ। अरे भाई तू, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। मैं अभी ऐसा ही सोच रहा था कि कोई रास्ते में बैलगाड़ी में मिल जाए और देख तू मिल गया। अच्छा भाई, तुम्हारे पास जादू की कोई छड़ी तो नहीं है जिससे कि जो तुम सोच रहे हो वही पूरा हो रहा है? नहीं भाई। पर इस बात को सूरजभान सोचता ही रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब से यह कड़ा मुझे मिला है तब से जो भी मैं सोच रहा हूँ वही सब सच हो रहा है। फिर घर जाते ही सूरजलाल अपने बेटे कन्हैया को दिन में जो कुछ भी हुआ सब बताता है। यह सुनकर सूरजभान का बेटा बहुत खुश हो जाता है। हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यह कड़ा कोई जादुई कड़ा है। आप पिताजी एक काम कीजिए, अभी कुछ न कुछ ऐसा मांग लीजिए जो अभी सच हो जाए। फिर सूरजभान अपने बेटे की बात सुनकर पैसों से भरा बैग मांग लेता है। जैसे ही सूरजभान पैसों से भरा बैग मांगता है तभी तुरंत ही एक पैसों से भरा हुआ बैग उन दोनों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। कन्हैया मेरे बेटे, देख तू सही कह रहा था, यह सच में ही एक जादुई कड़ा है। अरे वाह, अब हमारे दुख के दिन गए बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह। फिर उस दिन से ही सूरजभान के घर पर खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और उसकी गरीबी के दिन हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।